डोनाल्ड ट्रंप या जो बाइडेन, अमेरिका का नया सदर कौन होगा? फतेह के लिए 538 के इलेक्टोरल कॉलेज में से 270 इलेक्टोरल वोट जो हैं वो दरकार हैं और इस वक्त के नताइज के मुताबिक जो बाइडेन को वाज़े बरतरी हासिल है और वो जीत से सिर्फ 6 वोटों की दूरी पर है और ये बात तकरीबन वाज़े हो गई है कि अमेरिका के नए सदर जो हैं वो जो बाइडेन होंगे। उनकी इस खित्ते के लिए पॉलिसीज़ क्या होंगी, पाकिस्तान और भारत में से उनका झुकाव किसकी जानिब होगा और क्या जो बाइडेन चीन के साथ अपने ताल्लुकात में बेहतरी ला पाएंगे, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मारूफ तज्ज़ियाकार जनाब इम्तियाज़ गुल साहब। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम, मुबारक हो आपको। अच्छा सर, आपको भी मुबारकबाद दे दें। वर यू सपोर्टिंग जो बाइडेन? मैं किसी को भी सपोर्ट नहीं कर रहा था। नहीं तो आप हमें मुबारकबाद दे रहे हैं, इसका मतलब है आप कह रहे हैं हम उन्हें सपोर्ट कर रहे थे। आप बहुत खुश हो रहे थे, परसों से मैं देख रहा था। अच्छा, वैसे खुशी जो है तो बाद में पता चलेगी कि हमें खुश होना भी चाहिए। हाँ, लेकिन जिस चीज पे इम्तियाज गुल साहब का तज्जिया बड़ा पर्टिनेंट होगा कि क्या हमें खुश होना चाहिए या हम गलत तो कहीं खुश नहीं हो रहे बाइडेन के लिए? हमें खुश बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारी तकदीर चीन के साथ लिखती गई है। वो वाइट हाउस में भी नोट हो गई है, स्टेट डिपार्टमेंट में भी। उन्हें मालूम है कि हमने अपना किबला जो है चुन लिया हुआ है और उस वजह से पाकिस्तान के लिए अब बड़ी महारत चाहिए होगी अमेरिका के साथ ताल्लुकात को एक मुतवाज़िन अंदाज में चलाने के लिए। अच्छा, लेकिन इमरान खान साहब की अगर हम इक्वेशन देखें तो ट्रंप के साथ तो बेहतर थी और खान साहब का जो वहाँ पर टूर भी था उसमें भी ट्रंप बड़ा साथ साथ वो कहा जा रहा था ना कि उन इलाकों में भी वाइट हाउस के लेकर उनको फिरा जहाँ पर कोई नहीं जाता था। तो इमरान खान साहब के साथ उसकी इक्वेशन तो बड़ी अच्छी थी, बाइडेन के साथ नहीं हो सकेगी क्या अच्छी इक्वेशन? देखिए, ट्रंप साहब बड़े लाउबाली किस्म के गैर रिवायती सियासतदान थे। उनको कोई पसंद आ गया तो बस उसको उसकी तारीफ में वो ज़मीन आसमान के कलाबे मिला देते थे। अब वो गालिबन नहीं होंगे वाइट हाउस में और एक रिवायती सियासतदान हैं, बड़े नफीस मंझे हुए। लेकिन हमें ज़हन में रखना चाहिए कि बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में और ख़ास तौर पे वो ताल्लुकात जो डिफ़ाइन होते हैं जियो स्ट्रेटिजिक कंसिडरेशन की वजह से, जहाँ पे मतलब आपको कई मुल्कों की और इत्तेहादों की सियासत कारफरमा होती है, वहाँ पे शख्सी ताल्लुकात कोई बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं रखते हैं। अच्छा। अमेरिका की इंतज़ामिया, अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट, उन्होंने तमाम इदारों ने मिल के अपना एक निचोड़ निकालना होता है किसी भी मुल्क के साथ ताल्लुकात का और वो निचोड़ जाता है सदर के जहन में और उसी की बुनियाद पे वो मुतल्लिका मुल्क के साथ ताल्लुकात उस्तवार करता है या उसके रहनुमाओं के साथ। तो हमें अंदरूनी खाना बहुत सारे मामलात जो अपने हैं उनको मज़ीद बेहतर करना चाहिए और कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद हमें नहीं रखनी चाहिए अपने मशरिकी हमसाये से भी। उनके साथ भी ताल्लुकात ठीक नहीं है। अब उनको शायद मज़ीद बढ़ावा मिलेगा क्योंकि रिवायती तौर पे डेमोक्रेट जो हैं वो भारत के काफ़ी करीब रहे हैं। आपको मालूम है कि ओबामा 2 दफ़ा भारत का उन्होंने दौरा किया, पाकिस्तान वो नहीं आए। तो एक जो रिवायती इत्तेहादी हैं उनमें मज़ीद कुर्बत पैदा होगी और उस कुर्बत का मतलब है कि चूँकि चीन के साथ भी अमेरिका के ताल्लुकात की नोयत वो डिफ़ाइन हो चुकी है, इन्हें उसको एक मुखालिफ के तौर पे एक एडवर्सरी के तौर पे देखा जाता है और उसके लिए वो भारत को बड़ा ज़रूरी समझते हैं इस इलाके में। तो इस वजह से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी, ज़्यादा महारत के साथ डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी अमेरिका के साथ ताल्लुकात में। अब हम उसके माहिर हैं या नहीं है ये फिर वक्त बताएगा, इस पर हम बात करेंगे मजीद। आपसे इम्तियाज़ साहब हमारे साथ ही रहिएगा। मुआविज़ सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया अमेरिका से, उनसे ज़रा ताज़ा तरीन सूरत हाल मालूम कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुआविज़। जनाब, कैसे हैं? खैर बिल्कुल ठीक मुआविज़ साहब, कल भी हमारी आपसे काफ़ी देर तक बातचीत होती रही और जो लम्हा ब लम्हा सूरत हाल थी आप उसको देख रहे हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल है 264 और नेवाडा का जो मामला है वो अगर जीत लेते हैं बाइडेन तो फिर इसका मतलब है 270 वोट उनको मिल जाएंगे। लेकिन जो दूसरी तरफ से जो मामला है जिसके बारे में ये जो बात हो रही है कि ट्रंप ने धांधली का भी इल्ज़ाम लगा दिया है और वो कोर्ट में भी चले गए हैं, तो क्या वहाँ पर भी हमें ये 35 पंचर और 3 हल्के खोलो 4 हल्के खोलो वाला मामला देखने को मिलेगा? क्या सूरत हाल नज़र आती है आपको? जो भी होगा बड़ा दिलचस्प मामला होगा। अभी देखना ये कि रियासत या
एस्टेब्लिशमेंट या रियासत जिसे कहते हैं वो इससे किस तरह निपटेगी, ये देखने का मामला है, इसलिए कि वो चले तो गए हैं अदालत में। और दूसरी बात ये कि ये पहली मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात नहीं की, बल्कि इंतखाबात से पहले वो इस जो बैलेट है या मेल के जरिए जो वोट है उसको तनकीद का निशाना बना रहे थे। इस वक्त देखें पेंसिल्वेनिया में, जॉर्जिया में, नॉर्थ कैरोलिना में सिचुएशन ये है कि वहाँ ट्रंप जो है वो जीत सकते हैं तीनों रियासतों में, बिल्कुल जीत के जी। जबकि नवादा में अभी डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडन न सिर्फ आगे हैं, बल्कि जिस जगह से, लॉस वेगस से जहां से वोट काउंट हो रहे हैं, वो जो है वो उन्हीं का इलाका समझा जाता है डेमोक्रेट का। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले इल्जाम लगा चुके थे मेल पे, क्योंकि उनको भी अंदाजा ये था कि जब डेमोक्रेट ने अपनी मुहिम चलाई थी तो वो इस बुनियाद पे चलाई थी कि कोविड से लोगों को नुकसान हुआ है, कोविड में बाहर नहीं निकलना चाहिए, इसलिए अर्ली वोटिंग भी उन्होंने करवाई। और उसके साथ साथ जो उन्होंने एक काम ये किया कि उन्होंने अपने वोटर्स को मेल करने को कहा, और उसमें भरपूर तरीके से बाकायदा मुहिम चलाई गई, और जिन रियासतों में इजाजत थी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले इसको तनकीद का निशाना बनाया, इसीलिए मेल वोट जो है ना ज्यादातर निकलने। तो अब अगर ये चाल ले लेते हैं, और फिर पेंसिल्वेनिया में ये भी हो सकता है कि सुबह नतीजा ये हो कि 20 पेंसिल्वेनिया वाले भी मिल जाए और 290 और 300 तक चले जाएं। लेकिन इस वक्त नवादा उनको सेव करके रखी हुई है, तो उनको अब ये 3 रियासतों की जरूरत नहीं है। तो एक लिहाज से वो मुतमईन है, इत्मीनान है। कल रात जब हम इस वक्त बात कर रहे थे तो इस वक्त जो है डेमोक्रेट वालों के हामियों पे, उनके चेहरों पे जो है हवाइयां उड़ी हुई थी। लेकिन सुबह जैसे ही मेल का उनको अंदाजा हुआ, उस वक्त इतना खुल के अंदाजा नहीं था, क्योंकि बड़ी तादाद में वोट जो आए थे मेल के जरिए, उनको अंदाजा ये तो था कि उनके वोट हैं, लेकिन मार्जिन का मालूम नहीं था। तो अब बहुत इत्मीनान से बैठे हैं। अब जो हलचल है वो डोनाल्ड ट्रंप के कैंप में है। जी, तो कहीं वोटर्स ने सरप्राइज किया, हमें कुछ डिफरेंट नजर आया? फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मिशिगन की या विस्कॉन्सिन है, एरिज़ोना है, वो तो विस्कॉन्सिन वाज कंसीडर्ड द गेम चेंजर बेसिकली, कि ट्रंप को सदर बनाया ही विस्कॉन्सिन ने, ये भी लिखा हुआ था वहां के अखबारों में। लेकिन इस दफा क्या हो गया? विस्कॉन्सिन में भी बहुत देखिए बड़ी तादाद में उससे नहीं जीते थे। अगर हम विस्कॉन्सिन की बात करें, ये था कि विस्कॉन्सिन जीतना एक बहुत बड़ी खुशी की खबर थी इनके लिए, हमारे जो बाइडन कैंप के लिए। लेकिन दूसरी तरफ जहां मिशिगन की बात करते हैं, मिशिगन में भी जो डोनाल्ड ट्रंप जीते थे वो एक बहुत ही कम मार्जिन से जीते थे। अच्छा, मिशिगन में अगर हम बात ये करते हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि इस वक्त मिशिगन की एक सूरत हाल ये है कि अगर जो बाइडन जो है वो 4 नवादा के वो ये 6 वोट लेते हैं और ये तीनों रियासतें हार जाते हैं, तो उसमें मिशिगन में हम ये एहसान रख सकते हैं मुसलमान की हैसियत से, क्योंकि मिशिगन के ज्यादा वोट हैं। तो मिशिगन में तकरीबन मुसलमानों का एक बहुत बड़ा गढ़ है, और वहां से एक अरब खातून जीती हैं, राशिदा तालिब जीती है वहां से। तो वो सारे के सारे मुस्लिम वोट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के बजाय इनको पड़े हैं। तो एक बात ये हो जाती है कि वहां मुस्लिम वोटर्स की अहमियत हम बता सकते हैं कि भाई ये 1% भी किसी वक्त काम आ सकते हैं। लेकिन अगर वो जीत जाते हैं तो ये फिर हम ये बात इस तरह नहीं कह सकते। अगर पेंसिल्वेनिया भी जीत जाते हैं, जिसके इम्कान है मेल वोट में, तो हम ये समझते हैं कि पेंसिल्वेनिया ने, विस्कॉन्सिन ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। अगर ये मिशिगन और पेंसिल्वेनिया अगर ये 2 निकल जाती तो अभी पेंसिल्वेनिया के लिए जुमे तक तड़ा पड़े होते सब, क्योंकि जुमे तक जो है ना काउंटिंग होती रहेगी। और लेकिन इस वक्त अब सूरत हाल वाज़ेह सिर्फ इन 2 स्टेट्स की वजह से, बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं हुआ। अलबत्ता एक सरप्राइज ये है कि यानी कहा यह जाता था कि रिपब्लिकन पार्टी को बहुत नुकसान हुआ है। पिछली मरतबा जब हम देखते हैं कि जो ज़िमनी इंतखाबात थे, यानी 2 साल बाद जो कांग्रेस के होते हैं, उसमें जो है वो डेमोक्रेट आगे थी, लेकिन इसमें हमने ये देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज का नतीजा था ये क्या था कि बहुत सी स्टेट में रिपब्लिकन ने सेफ किए जाए। और यहाँ रिपब्लिकन में जैसे हम ये न्यूयॉर्क में भी देखें कि यहाँ रिपब्लिकन के कांग्रेस जीते हैं। न्यूयॉर्क में जो है एक सरप्राइज हुआ है, डेमोक्रेट कांग्रेसमैन हार गए हैं, वहां से एक नई खातून जो है वो रिपब्लिकन की जीती है। तो ये भी सरप्राइज रिपब्लिकन ने किया है। और सेनेट में इस वक्त नेट टू नेट चल रहा है, थोड़ा सा हाउस में वो आगे सरप्राइजेस। हाँ, सेनेट पर भी हम बात करेंगे आपसे, क्योंकि वो भी एक अहम मामला है। वाइस प्रेसिडेंट सेनेट वालों ने ही चुनना होता है। अच्छा, अब ये मिशिगन की जो बात हो रही थी, मुझे लग रहा है मिशिगन वाले जो है वो एमक्यूएम वाला किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान में हुकूमत बनाने के लिए एमक्यूएम की सीटें होती है ना, वो चाहिए होती है, सब उनकी तरफ जाते हैं। तो अब मिशिगन वाले कह सकते हैं कि देखो हम भी जो है ना वो हमें हल्का ना ले। अच्छा, इम्तियाज साहब आपकी तरफ आएंगे। इम्तियाज साहब आप जी, इम्तियाज साहब ये जो हम बात कर रहे थे कि जी हमने अपना कैंप और अपना किबला और अपना काबा चुन लिया है कि अब हमें चाइना के साथ जाना है, लेकिन ये तो हमेशा से ही मामला रहा है। मतलब भुट्टो साहब के दौर से देख लें, या फिर वो नवाज शरीफ साहब का जो है वो स्वीटर देन द हनी और हायर देन द हिमालयाज एंड द माउंटेन्स, और बड़ी दोस्ती के गुण गाए हैं हमने हमेशा से उनके। तो अमेरिका को पता तो है हमेशा से कि हमारा एक झुकाव, एक ताल्लुक, एक राबता चीन से है,
اور ہمیشہ تھا بھی، اور اب سی پیک کے بعد اور جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گا. تو اب ہمارے پاس آپشن کیا ہے؟ مطلب ہم ڈیل کیسے کر سکتے ہیں امریکہ کو، کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ تو نئے جو دوست نہیں ہیں، پرانے دوست ہیں. ہاؤ ٹو ڈیل وتھ امریکہ؟ دیکھیے، امریکہ کی خواہش ہے کہ پاکستان کو چین سے دور رکھا جائے، اور آپ نے دیکھا کہ گزشتہ سال اور خاص طور پہ اس سال کے شروع میں جب کووڈ کا سلسلہ شروع ہوا تو اس میں پہلے چین نے سب سے بڑھ کے پہلے پاکستان نے چین اپنی کوئی امدادی سامان بھیجا، پھر چین نے پاکستان کو سامان دیا، پھر انہوں نے $1 ملین $2 ملین کی امداد کا بھی اعلان کیا. امریکہ نے بھی جواباً یہی کچھ کیا. تو اب ہوگا یہ کہ ان دونوں ملکوں کے درمیان پاکستان کو قریب رکھنے کے لیے ایک لحاظ سے ایک ریس چلے گی. اگر تو جو بائیڈن نے مثبت انداز میں پاکستان کو انگیج کرنے کی کوشش کی تو پھر پاکستان کو بھارت کی نظر سے، بھارت کی اینک سے نہیں دیکھیں گے، اور ایک الگ سے اپنا دو طرفہ تعلق قائم کرنے کی کوشش کریں گے یا بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. اور پاکستان کو بھی میرا خیال ہے یہی سوٹ کرے گا کہ آپ جتنا متوازن انداز میں امریکہ کے ساتھ تعلقات رکھیں، بغیر بنا چین کے ساتھ تعلقات خراب کیے ہوئے، کیونکہ چین نے بلا شبہ گزشتہ 5 برسوں کے دوران جتنی پاکستان کو سپورٹ کیا ہے وہ گزشتہ 70 برسوں میں امریکہ نے نہیں کیا. امریکہ نے اکثر جو ہے آرم ٹویسٹنگ کی ہے اور سخت شرائط رکھی ہیں، پابندیاں عائد کی ہیں. چین نے یہ نہیں کیا، اگرچہ چین کی اپنی بھی ضرورت ہے، لیکن چین کی ضرورت میں سے ہماری بہت ساری ضروریات پوری ہو رہی ہیں. ضرورت تو امریکہ کی بھی ہے، مطلب پورا جو افغانستان والا خطہ ہے وہ ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کا تعلق، لیکن یہ کہ وہ ذرا آرم ٹویسٹنگ پر زیادہ ایمان رکھتے ہیں. چین جو ہے وہ ذرا پیار محبت سے ہم سے ڈیل کرتا ہے. اچھا، ہمارے ساتھ رہی امتیاز صاحب. مووی صاحب، آپ کی طرف میں آؤں گی کوئکلی. یہ بتائیے کیا ٹرمپ کا جو نتیجہ اب آ رہا ہے سامنے کے ظاہر ہے وہ خوش تو نہیں ہوگا، اس نے تو پہلے ہی ڈکلیئر بھی کر دی تھی اپنی وکٹری اور بڑا کانفیڈنٹ تھا. کیا یہ کووڈ کی جو اس کی پالیسیز تھیں ان کے بھی نتیجے میں یہ سارا کچھ ہوا ہے ٹرمپ کے ساتھ؟ میرا خیال میں یہ اس طرح تو نہیں ہوا. کووڈ کا یہ ضرور ہوا کہ کووڈ سے ڈیمیج ہوئے، اس لیے کہ اس سے پہلے جو ہے وہ جو ان کی یہاں معاشی پالیسی تھی اور اوباما کے تسلسل اور ان کی جو معاشی پالیسیز تھی اس نے امریکہ کو اس کا رزلٹ دیا تھا. امریکہ میں بے روزگاری کی شرح سب سے کم تھی. امریکہ میں پھر انہوں نے فرسٹ امریکن کا کہا کہ جس میں جو یہاں موجود ہیں تو اس میں انہوں نے جو H1 وغیرہ کے ویزے کم کیے، اور اس میں اس کی وجہ سے جیسے ہماری امتیاز صاحب بات کریں تو اس میں بھارت کو بڑا شدید نقصان ہوا تھا. H1 ویزے جو کم کیے تو اس میں امریکی شہریوں کو بھی جاب ملنی شروع ہوئی. اس کے علاوہ چین سے انہوں نے جو ہے نیٹ ہیڈ ٹو ہیڈ کولیجن لینے کی کوشش کی، اس میں بھی امریکہ کو آگے رکھا. تو اس لحاظ سے وہ چلتا رہا تھا. تو کووڈ نے ان کو نقصان اتنا نہیں پہنچایا جتنا ان کے سخت رویے نے نقصان پہنچایا ہے. کووڈ کا میں سمجھتا ہوں کیونکہ مذاق اڑاتے تھے نا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا اور ساری رپورٹوں کا اور ماسک وغیرہ کا، تو یہ مذاق اڑاتے تھے. دیکھیں، میں وہ جیسے ہمارے پاکستان میں بھی صورتحال ہے، اگر آپ مذہبی اور لسانی ووٹ دیکھیں، ان کے رہنما کچھ بھی کرتے رہیں اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے نا ان کے ووٹرز کو. اسی طریقے سے جب ڈونلڈ ٹرمپ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ میں پچھلی کیمپین میں کہ میں براڈ وے پہ کسی کو ڈے لائٹ میں گولی بھی ماروں گا تو میرا ووٹر میرے ساتھ ہے. دیکھیں، انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا، انہوں نے اپنی بہادری شو کی. انہوں نے دیکھیں کانسپریسی تھیوری تو تھی، انہوں نے اپنے جو ووٹرز ہیں ان کو اطمینان دلایا کہ کورونا کچھ نہیں اور اس کو ثابت کیا. ان کے خلاف لوگ یہ کہتے ہیں کہ سازش بھی کی گئی کہ ان کو اندر بند کر دیا جائے کورونا کا شکار کر کے، لیکن وہ کورونا سے باہر نکلے اور کئی ریلیاں کی تو انہوں نے ثابت کیا. کورونا تھا دنیا میں جو 2 دن میں وہ نیگیٹو بھی ہو گیا پازیٹیو سے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ادا کریں گے معاوض صدیقی صاحب، آپ نے وقت نکالا. ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے سابق سفیر اشرف جہانگیر قاضی صاحب نے بھی. السلام علیکم سر، بہت شکریہ وقت نکالنے کا پروگرام میں. السلام جی. اشرف صاحب، یہ بتائیے کہ یورپین ایلائز کی اگر ہم بات کریں، پاکستان اور خطے کی تو ہم بات کر ہی رہے ہیں، لیکن جو یورپین ایلائز ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے، مثال کے طور پہ جرمنی، فرانس، وہ بھی ٹرمپ کی پالیسیز سے کوئی بہت زیادہ خوش نہیں تھے، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی ٹرمپ کی پالیسیز ہوللی سوللی امریکہ فرسٹ پر بنیاد بیس کرتی ہیں. اور مثال کے طور پہ پیرس کی جو اگریمنٹ تھا اس سے انہوں نے یونیلیٹرلی پل آؤٹ کیا، تو وہ کوئی بہت زیادہ خوش نہیں تھے. کیا بائیڈن سے ان کی یورپین ایلائز کی اچھی ایکویشن سیٹ ہو جائے گی اب؟ جی، یہ فرق پڑے گا. بائیڈن ویسے تو کمزور کینڈیڈیٹ ہیں اور ان کی جیت بھی کمزور ہوگی، اگر ہوگی غالباً ہوگی، لیکن ابھی ریزلٹس جو ہیں اوپن ہیں. ٹرمپ ابھی بھی جیت سکتا ہے، لیکن اگر بائیڈن آ جاتے ہیں تو یورپ کے ساتھ تو ان کے تعلقات ضرور بہتر ہوں گے،
کیونکہ ٹرمپ کا انداز جو تھا، انداز گفتگو، بیہیویئر اور انڈپلومیٹک، جس قسم کے وہ جنگلی شخص تھے اور ان کے اوپر اعتبار بھی لوگ کر نہیں سکتے تھے. تو ایک انگلینڈ تھا، بورس جانسن جو ہے انہیں پسند کرتے تھے، باقی جو یورپین لیڈرز ہیں وہ بالکل ان کو پسند نہیں کرتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں بائیڈن کے آنے سے جہاں تک یورپ کا تعلق ہے تو وہ ریلیشن شپ میں کچھ بہتری ضرور آئے گی. لیکن سر یہ جو امریکہ والے ہیں وہ تو ٹرمپ کو پسند کرتے ہی رہے نا، انہوں نے بھی ابھی بھی دیکھ لیں ووٹنگ کتنی زبردست کی ہے، بہت سارے ووٹرز ان کے حامی ہیں. امریکہ جو ہے ڈیوائیڈڈ سوسائٹی بن گئی ہے بہت زیادہ، اور اگر یہ ہار بھی جاتے ہیں تو وہ جو ہے ریڈ اینڈ بلو کا جو ڈیوائیڈ ہے امریکہ میں وہ بہت گہرا ہو گیا، عمیق ہو گیا. تو اور اس کے علاوہ یہ دونوں جو پارٹیز ہیں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ دونوں بزنس پارٹیز ہیں، یہ دونوں کارپوریٹ امریکہ کے پارٹیز ہیں، اور یہ دونوں میجورٹی کے خلاف ہیں. ابھی میجورٹی جو ہے، سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایک تو ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ بالکل آف دا کیا اسے کہتے ہیں ریڈار ہو گیا، اس قدر وہ رائٹ کو جا چکے ہیں، اور تقریباً وہ کیا احمق پارٹی ہی نہیں رہی ہے، بہت ریڈیکل آرگنائزیشن ہے یہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب ہار جائیں گے تو ریپبلکن پارٹی میں بھی وہ سوچ بچار کرنے کی ضرورت پڑے گی کہ آخر ہم کہاں کس طرف کو جا رہے ہیں. پوزیشننگ ان کو اپنی صحیح کرنی پڑے گی. بالکل. اچھا اب اگر آپ کا چونکہ سفارت کا اتنا تجربہ ہے، ڈیموکریٹس کو بھی کرنا ہوگا، ڈیموکریٹس کو بھی کرنا ہوگا، کیونکہ ڈیموکریٹ جو ہیں وہ اپنے بیس کو کھو رہے ہیں. یہ جو ینگر جنریشن آ رہا ہے، یہ بلیکس جو آ رہے ہیں، لٹینوز وغیرہ، یہ سب جو آ رہے ہیں یہ ڈیموکریٹک اسٹیبلشمنٹ سے خفا ہیں. تو یہ برنی سینڈرز جو ہیں اس دفعہ فیل ہوئے ہیں، پچھلی دفعہ بھی فیل ہوئے ہیں، لیکن ان کی پالیسیز بالکل صحیح ہیں، اور وہ جو پیشن گوئیاں تھی وہ بھی بالکل صحیح ثابت ہوئی ہیں. لیکن اشرف صاحب میں سفارتکاری کے حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جب فار ایگزامپل اگر مثال کے طور پر بائیڈن آ جاتے ہیں، جو اب تک 264 ظاہر ہے ان کی لیڈ ہے، تو ہو سکتا ہے وہ 270 تک پہنچ جائیں نیواڈا میں جیتنے کے بعد. لیکن لیٹ سپوز اگر وہ آ جاتے ہیں جو بائیڈن، تو پاکستانی جو سفارتکاری جو ہم جو مار کھاتے رہے ہیں وہ شاید یہی میدان ہے. تو اس میں کیسے ہم بہتری لا سکتے ہیں، کیسے ہمیں امریکہ سے ڈیل کرنا چاہیے سفارتی لیول پر؟ اب دیکھیں یہ سوال ہم پوچھتے رہے ہیں لیکن یہ سوال ہی غلط ہے. میں آپ سے عاجزانہ طور پہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. جی آپ سوال بھی بتا سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو آپ سوال کو درست کر سکتے ہیں. نہیں، سوال کو یہ ایک بہت پرانا سوال ہے کہ سالو نہیں ہو رہا نا، اسی لیے تو بار بار سوال اٹھتا ہے. یہ دیکھیں جی، دو چیزیں ہیں اس میں. ایک یہ ہے کہ آپ کا اسٹریٹیجک پارٹنر جو ہے دنیا میں ایک ہے سپر پاورز میں سے. ویسے دوست ممالک پاکستانی کے بہت ہیں، ترکی، ملیشیا وغیرہ وغیرہ، عرب، ایران، مسلمان، سارے دوست ہیں، کوئی زیادہ کوئی کم. لیکن آپ کا جو اسٹریٹیجک سپورٹ ہے، اسٹریٹیجک پارٹنر ہے، اسٹریٹیجک دوست ہے، وہ ایک ہے، اور وہ چائنا ہے. امریکہ جو ہے وہ اسٹریٹیجک پارٹنر ہے انڈو پیسفک ریجن میں انڈیا کا، جو آپ کا دشمن ملک ہے یا حریف ملک ہے. تو امریکہ آپ کا اسٹریٹیجک دوست کبھی بھی نہیں بن سکتا ہے، چاہے ریپبلکن پارٹی ہو آفس میں، وہ پریزیڈنسی میں، چاہے وہ ڈیموکریٹک ہو، بائیڈن ہو یا ٹرمپ ہو یا کوئی بھی ہو، وہ آپ کے وہ. ہاں، یہ جانتے ہوئے، یہ کہنے کے بعد امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات جتنے اچھے ہو سکتے ہیں وہ ہونے چاہیے، کیونکہ امریکہ پاکستان کے لیے کاسٹ بڑھا سکتا ہے، سینکشنز کر سکتا ہے، پاکستان کو نقصان پہنچا سکتا ہے براہ راست انڈائریکٹلی فیٹو کے ذریعے بہت سارے. تو لہٰذا امریکہ کے ساتھ جہاں تک ممکن ہے دوستی کو ہمیں وہ مستحکم کرنا ہوگا، بڑھانا ہوگا. فارمولا ہی تو نہیں پتا سر، ہم ابھی تک وہ فارمولا ہی ڈھونڈ رہے ہیں. پاکستانی جو حکومتیں ہیں وہ ہمیشہ سے اس بیلنس کو سٹرائک کرنے کی کوشش کرتی ہیں مگر کر نہیں پاتی، اسی لیے یہ بار بار سوال آتا ہے. امتیاز صاحب آپ کی طرف بھی میں یہی سوال لے کر جاؤں، کریں کیا؟ ہمیں کافی کچھ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے اس وقت جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں ڈاکٹر معید یوسف، بڑا تجربہ رکھتے ہیں امریکہ کے ساتھ ہینڈلنگ کا، اور میرا خیال ہے کہ وہ ایک
नई सोच के हामिल शख्स हैं और वो यकीनन अच्छी एडवाइस देंगे, एक नई जहत फराहम करेंगे पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात को। लेकिन जो काजी साहब ने कहा, शुरू में मैंने भी यही बात की थी कि पाकिस्तान क्लब हो चुका है चीन के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे, जबकि भारत अमेरिका के साथ क्लब हो चुका है। तो ये एक हकीकत है, इसमें इसके तहत जो भी सियासत होनी है इन दो हकीकतों को सामने रख के होनी है। हमें अमेरिका से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत नहीं रखनी चाहिए। अलबत्ता अमेरिका की सपोर्ट बैन अक़वामी लेवल पे, अक़वाम मुत्तहिदा में, सिक्योरिटी काउंसिल में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, वहाँ ऐसे मौके पे या इवन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जैसे फोरम पे बड़ी ज़रूरी है, उन्हें हमने नाराज़ नहीं करना है। तो जो भी उनके जो जायज़ शिकायत हैं इस खत्ते में, अफ़गानिस्तान के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से, उस पे पाकिस्तान को जरूर गौर करना चाहिए, क्योंकि ये वो साहब एक और चीज भी है यहाँ पे कि हमारा तो एक कश्मीर का मसला भी बहुत गहरा है ना, और दहाइयों पुराना है, और वो भी सॉल्व नहीं हो रहा मसला है। बिल्कुल। अब उसमें ये है कि ट्रंप ने तो मीडिएशन की ऑफर की थी, उस मीडिएशन के बाद बहुत से लोग कहते हैं कि उसका नतीजा हमने देख लिया। अब दूसरा पॉइंट मैं जो उठाना चाह रही हूँ वो ये है कि बाइडन ने बड़ा अपोज किया था इजराइल को वेस्ट बैंक की एनेक्सेशन पे, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो फलस्तीन और कश्मीर और इस किस्म के जो ह्यूमन राइट्स के इशूज हैं उस पे भी वो बोलेगा, मतलब खुल के बोलेंगे? ये अलग बात है कि वो वेस्ट बैंक की एनेक्सेशन या कश्मीर का जो भी एनेक्सेशन हुई उसको रिवर्स कर पाएंगे या नहीं, लेकिन ये है कि बोलने की हद तक या सपोर्ट की हद तक तो हम उनसे उम्मीद कर सकते हैं। ऐसा नहीं लगता आपको? देखिए, सिर्फ बोलने की हद तक ही आप उससे उम्मीद रखिए। बराक ओबामा ने भी काफ़ी तनकीद की थी, ह्यूमन राइट्स वॉच और इन जैसे लोगों की निशानदही पे गुज़िश्ता हुकूमत में काफ़ी बातचीत होती रही नेतन्याहू के ख़िलाफ़, लेकिन अमली तौर पे बहुत कोई कुछ नहीं कर सकेगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि दुनिया भर के जो माली वसाइल हैं वो ख़ासी हद तक ज्यूइश लॉबीज़ के हाथ में हैं, बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस उनके कब्ज़े में हैं। तो लिहाजा एक तो सियासी तौर पे, एक माली तौर पे, दोनों लिहाज से कोई भी मगरबी रहनुमा इसराइल के ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकता, उनका मुतहम्मल ही नहीं हो सकता है। लेकिन बोला तो सही, बाइडन ने अपोज तो किया उनको, लेकिन बड़ी सपोर्ट की अमली तौर पे वो उसको रिवर्स नहीं करवा सकता। हम कश्मीर के हवाले से बहुत बातें करते हैं, दुनिया भर में हुकूक इंसानी के तनाजुर में कश्मीर पे जो कुछ भारत ने किया 5 अगस्त 2019 में, उस पर बहुत शोर मचा, लेकिन क्या किसी ने ये कहा कि उसको रिवर्स करना चाहिए, यानी 5 अगस्त के जो इक़दाम थे उनको रिवर्स करें? किसी ने नहीं कहा। इसी तरह इसराइल के हवाले से भी जो मगरबी इलाके हैं उसकी एनेक्सेशन या नई आबादियाँ भी मज़ीद बना रहे हैं, उसकी मुखालफत ज़बानी जमा खर्च के अलावा कुछ नहीं होगा। मैं नहीं समझता कि उससे कोई बहुत फ़र्क पड़ेगा। इतनी एंट्रेंच्ड है यहूदी लॉबी कि कोई भी अमरीकी सदर, कोई भी जर्मन, बरतानवी वज़ीर आज़म इस हवाले से बहुत कम मौसर साबित होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे इम्तियाज गुल साहब, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए और बड़े पर्टिनेंट आपके भी तज्जिए थे। अब देखते हैं कि क्या होता है। और ताहिर जावेद साहब कर रहे हैं, अमरीकी बिजनेसमैन है, सियासतदान है। अस्सलाम वालेकुम ताहिर साहब। जी वालेकुम। ताहिर साहब, ये जो इस वक्त के हालात हैं, जो सूरत हाल है, कल भी हमारी आपसे काफ़ी बातचीत होती रही, लेकिन वो याद आ रहा है, हंगामा है क्यों बरपा। तो इस वक्त तो लोग वहाँ जमा हुए हैं और लोगों ने जो है वो हंगामा मचाना शुरू कर दिया है, दोनों तरफ के सपोर्टर्स निकले हुए हैं, तो ये हंगामा खेजी कब तक चलेगी? देखिए, ये अभी तो आज जख्म ताज़ा है, तो 1-2 दिन तो चलेगी ना चीखो पुकार, उसके बाद लोग ठंडे होकर घर को चले जाएंगे। यहाँ पे तो किसी बंदे के पास भी 1 वीक की अपने घर की ग्रोसरी नहीं होती, वो काम पे नहीं जाएगा तो खाएगा कहाँ से? तो ये जो प्रोटेस्ट और धरने जो होते हैं ना कि ये कीमे वाले नान कहीं से पहुंच जाएंगे, वो चीज़ यहाँ तो होगी नहीं। तो बहरहाल कोई पीडीएम वगैरह नहीं बननी वहाँ पे क्या ताहिर साहब? कोई पीडीएम बनने का कोई इम्कान? कुछ नहीं है। हाँ, और यहाँ पे ये भी कोई नहीं बता रहा कि घबराना नहीं है। हाँ। तो इसलिए तो मतलब अब इसीलिए सब घबरा रहे हैं। ये तो ये बहरहाल ये नई चीज है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खुद बोला कि जी मुझे हारना नहीं आता, तो अब इनको हफ्ता 2 हफ्ते उसको सीखना पड़ेगा कि हार को सीखना कैसे है। तो आई मीन इट्स वेरी ऑब्वियस, जो शख्स पूरी लाइफ सोने का चमचा लेके यहाँ तक पहुंचा है, ये उसकी पहली शिकस्त शायद होगी इस लेवल की। तो टाइम तो लगेगा एडजस्टमेंट होने में। फिर वो नीचे जो लोग हैं वो सारे माचो मैन हैं, वो 2-4 दिन 5 दिन के लिए तो इनके साथ खड़े होके ये सारे हंगामा
کر سکتے ہیں، لیکن ان کے جو لوگ ہیں وہ منظم ہو کے ایسا نہیں کر سکتے کہ 2000 10,000 20,000 لوگ اکٹھا ہو گیا. یہ 15 مولانا فضل الرحمان کو بھجوائیں، میرے خیال میں مولانا صاحب جو ہیں وہ جا کر ان کو سکھائیں گے کہ دیکھو ایسے لوگوں کو نکال کے اسلام آباد میں لے کر آتے ہیں، بیٹھتے ہیں. ہاں آبویسلی ان کو تو کلاسیں دینی چاہیے یہاں کے. تو بہرحال یہ اس طرح کا کچھ ہونے والا نہیں ہے جی. اچھا اب جو یہ کورٹ وغیرہ میں گئے ہیں اس پر میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا، لیکن پہلے ہم ذرا قاضی صاحب کی طرف جاتے ہیں. قاضی صاحب یہ بتائیں، میں دوبارہ اسی مسئلے پہ اٹکی ہوئی ہوں کہ وہ کشمیر والا جو معاملہ ہے، آپ نے یہ تو کہا کہ یورپین ایلائز کے ساتھ جو بائیڈن جو ہے وہ ایک روایتی سیاستدان ہے اور وہ معاملات حل کر لے گا اور ان کو بھی خوش رکھے گا، تو کیا اگر وہ اسرائیل کو اپوز کر رہا ہے اور وہ سٹیٹمنٹس دے رہا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ویسٹ بینک کی انیکسیشن کرا پائے گا یا کشمیر کے حوالے سے پاکستان کی سپورٹ کرے گا وہ ہیومن رائٹس کے بیسس پہ؟ دیکھیں جی، امریکہ میں جس طرح امتیاز صاحب نے صحیح فرمایا اور آپ کے دوسرے جو بولنے والے ہیں انہوں نے بھی ماشاءاللہ صحیح کہا کہ both Republican Party اور Democratic Party 100% pro اسرائیل ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وقتاً فوقتاً نکتہ چینی نہیں ہوتی ہے. نکتہ چینی وہ ٹرانسفر آف کیپٹل پہ بھی ہو سکتی ہے، وہ پیلسٹینین ہیومن رائٹس کے اوپر بھی فلانا، لیکن سیاست کے حوالے سے 100% سپورٹ ہے. یہ ان کی مجبوری ہے اور یہ ان کی چاہت بھی ہے، تو کوئی فرق نہیں آئے گا اس پہ. جہاں تک وہ ثالثی کی بات ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ ٹرمپ کا جو سن ان لا ہے انہوں نے مڈل ایسٹ پلان کس قسم کا بنایا، جس میں جو باقی ماندہ کچھ رائٹس کے امکان تھے فلسطینیوں کے لیے وہ بھی انہوں نے ختم کر دیا تھا. تو کشمیر کے اگر یہ ثالثی کریں گے تو 100% پرو انڈین ثالثی ہوگی اور and it will be immediately freezing of the status quo along the LOC اور جو بارڈرز ہیں وہ اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کے لیے قابل قبول ہے تو وہ پھر آپ ان کی ثالثی کو ایکسیپٹ کریں. جہاں تک کشمیر کا سوال ہے، جو اگست 5 2019 کے جو ڈیسیجنز ہیں انڈیا کا، وہ بھی امتیاز صاحب نے صحیح فرمایا. اس کے اوپر وہ بالکل نہ ڈیموکریٹ کی طرف سے نہ ریپبلکن کی طرف سے وہ پریشر آئے گا جس پہ انہیں نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہوگی کہ بھئی یہ ہم نے غلطی کی ہے واپس. ہاں اندرونی فیکٹرز ہندوستان میں اگر ایسے ہو جائیں، لیکن اس کے بھی امکانات بہت ہی کم ہیں. وہ ہیومن رائٹس وغیرہ کے اوپر بات کریں گے، لیکن جہاں تک یہ پولیٹیکل تبدیلی ہوئی ہے اس پہ کانگریس والے بھی سپورٹ نہیں کریں گے آف ریورسل آف اگست 19. تو پھر تو سر یہ وہی بات ہو گئی کہ یہ سیاست ہے اور یہ ان کی اسٹریٹجک ایلائنس کی وجہ سے ہے. جو میں کہنے والا ہوں وہ ڈیموکریٹک جی فرمائیے. بیچ میں بول رہی ہیں آپ، بیچ میں بول رہی ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں پاکستان کشمیر کا مسئلہ بہت سنگین مسئلہ ہے. اگر یہ ہندوستان جو ہے اپنی پالیسی جو اگست 5 2019 والی پالیسی وہ جاری رکھیں گے، اس پہ مظالم بڑھتے جائیں گے، وہ اور وہاں کشمیری جو ہے انہیں شہید ہونا آ گیا ہے، وہ ڈرتے نہیں ہیں موت سے. اچھا، لیکن وہ نسل کشی کی طرف جا رہا ہے اور یہ جینوسائیڈ الرٹ نے وارننگ بھی دیا ہے کہ جینوسائیڈ کے جو نشانات ہیں وہ کافی فار ایڈوانسڈ ہیں. انہوں نے یہ الفاظ بھی استعمال کیا ہے. اگر وہ نسل کشی کی طرف جاتے ہیں اور پاکستان پھر کیا کرے گا؟ سفارتکاری سے آپ کام لیں گے، وہ تو ضروری ہے پر کافی نہیں ہے. آپ قانونی کارروائی کریں گے کہ بھئی یہ اس لاء کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس کے خلاف ورزی ہو رہی ہے فلانا، وہ بہت ضروری ہے لیکن کافی نہیں ہے. آپ کو کچھ کرنا ہوگا، کیا کریں گے؟ اس کے اوپر آپ نے واضح پالیسی. یہی سب سے بڑا سوال ہے کہ ہمیں کچھ کرنا ہوگا اور کیا کریں گے. بہت شکریہ ادا کریں گے اشرف جہانگیر قاضی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اب ہمیں جوائن کیا ہے سیدہ عابدہ حسین صاحبہ نے، سابق سفیر ہیں وہ بھی. السلام علیکم میم. سیدہ عابدہ حسین صاحبہ، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میرا خیال ہے ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ٹھیک نہیں ہے. جی ہم جی سیدہ صاحبہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ عابدہ حسین صاحبہ آپ مجھے سن سکتی ہیں؟ نہیں آئی جی مجھے سنائی دے رہا ہے. اچھا، بہت ڈیلے سے آپ کے پاس آواز پہنچ رہی ہے. اچھا میم، ایک چھوٹا سا سوال ہے، مجھے نہیں پتا یہ سوال صحیح ہے یا نہیں، لیکن ایک طالب علم کے طور پر، ایک کم عقل طالب علم کے طور پر یہ سوال پوچھ لیتا ہوں. جب امریکہ اور ہم بھارت کی ریلیشن شپ کی بات کرتے ہیں تو بڑی اچھی ہے، لیکن
हम ये देखते हैं कि भारत ताल्लुकात ख़राब करता है चीन से और दुनिया में ज़िंदा रह लेता है। तो हम अपने ताल्लुकात, अगर हमारे ताल्लुकात अमेरिका से सही नहीं होंगे तो भी हम ज़िंदा तो रह ही लेंगे ना। चीन से अगर हमारे अच्छे ताल्लुकात हों और अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात ना हों। लाइन में इशू है जिसकी वजह से आवाज़ का कुछ इशू है। हम ताहिर जावेद साहब की तरफ जाते हैं। ताहिर साहब, जो सूरत हाल इस वक्त है और ट्रंप साहब जो हैं वो इस वक्त अदालत में चले गए हैं 3 स्टेट्स के हवाले से, जो मैसाचुसेट्स है, जॉर्जिया है, पेंसिल्वेनिया है, उनकी टीम कोर्ट में चले गई है कि जी वोट काउंटिंग बंद करवाओ। तो ये जो रूल्स हैं ये पहले से सेट नहीं होते हैं क्या कि भाई वोटिंग होगी तो कब होगी, कितने दिन तक होगी, कितने दिन तक काउंटिंग होगी, क्या होगा सिलसिला? ये तो चीज़ें पहले से तय हो जानी है। कोर्ट क्या करेगा अब इस हवाले से? नहीं, हिज एक्सीलेंसी बादशाह सलामत डोनाल्ड ट्रंप साहब जिस तरह चाहते हैं रूल तो उसी तरह बनते हैं ना जी। अब एक एरिज़ोना में उनके बंदे वहां पे बंदूकें लेके बैठे हैं कि एक एक वोट को काउंट किया जाए। फिर वही बंदे इनके दूसरे जो वो सपोर्टर हैं वो जॉर्जिया में बैठे हैं, कहते हैं फौरी तौर पे बंदूक लेके बैठेंगे, अभी इस सारी काउंटिंग को बंद कर दी जाए, क्योंकि वहां बंद करने से उनको फायदा है, दूसरी तरफ गिनती करने से उनको फायदा है। तो ये है उनका असूल, सिंपल कहानी। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं ना, ये सारी चीजें वाजे हैं कि जो इलेक्शन है वो स्टेट के मैटर्स हैं। स्टेट उस इलेक्शन को कंडक्ट करती है, जिसके जितने वोट होते हैं उसके ऊपर वो जो डिक्लेयर कर देती है कि दिस इज द विनर। अब वो स्टेट का विनर है तो उसके जितने इलेक्टोरल कॉलेज उसको आप काउंट कर लें। आप किसी जगह पे आपको डिस्टर्बेंस होती है, आप उसको चैलेंज करें। वो चैलेंज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट या फेडरल कोर्ट जहां पे भी आप जाते हैं वो एक रूलिंग दे देते हैं जी कि ये फलां पोलिंग स्टेशन को रिकाउंट कर लिया जाए। इन्वेस्टिगेशन करते हैं अपनी, उसके बाद वो कर देते हैं, अपना फैसला दे देते हैं। देन यू हैव टू गो विद दैट। ये जो पिटीशंस फाइल हो रही हैं, इसका कोई मतलब देयर इज नो नथिंग रॉन्ग विद इट, गुंजाइश है उसकी। लेकिन जब स्टेट्स के रिजल्ट चले जाएंगे वो उसको देखेंगे, या तो रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे या बोलेंगे इसकी रिकाउंटिंग कर दें, या बोल देंगे विस्कॉन्सिन में भी उन्होंने रिकाउंटिंग की डिमांड की हुई है। कैसे देखें? अच्छा, वहां पे इतना क्लोज था कि उनको $1.3 मिलियन दिया। अब वो सारी स्टेटें करा लें, उनको $70-80 मिलियन, $100 मिलियन लगेगा, सबको वापस रिकाउंट करा लें, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है। अच्छा, आबिदा हुसैन साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सवाल मेरा ये है कि जब भारत चीन से ताल्लुकात ख़राब करके और अमेरिका से ताल्लुकात अच्छे करके दुनिया में ज़िंदा रह सकता है, तो हम क्यों नहीं ज़िंदा रह सकते कि हम चीन से अच्छे ताल्लुकात कर लें और अमेरिका के साथ जैसा चलता है चलने दें? जी हाँ, हमारे चीन के साथ ताल्लुकात बहुत उम्दा हैं और रहने चाहिए भी। अमेरिका के साथ भी हमारे ताल्लुकात जो हैं वो मामूल के मुताबिक हैं, और मैं समझती हूँ कि वहाँ पे जो भी सदर होगा अमेरिका का, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात जो हैं वो नॉर्मल रहेंगे और जैसे चलते चले आ रहे हैं वैसे ही चलते रहेंगे। अमेरिका इस वक्त पाकिस्तान को कोई किसी किस्म की इमदाद तो दे नहीं रहा, डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं और ये चलती रहेंगी। अच्छा आबिदा साहिबा, इमदाद की जहाँ तक बात है तो बाइडन की एक क्लिप चल रही है सोशल मीडिया पे वायरल हुई और वो जिसमें ये बता रहे हैं कि हमने तो इतने मिलियन डॉलर की इमदाद और इतने मिलियन डॉलर की इमदाद और फलाना ग्रांट और ये सारी मैं करूँगा पाकिस्तान के लिए। तो अगर वो इस किस्म के ऐलानात कर रहे हैं तो आपको लगता है वो ये कर देंगे पाकिस्तान को, या अगर ना भी हो तो हमारी तरफ उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर होगा? हमारी तरफ यकीनन उनका सॉफ्ट कॉर्नर होगा। अब ये कि हमें मदद देते हैं या नहीं ये तो वक्त बताएगा। अलबत्ता हमने उनसे कोई मदद मांग नहीं रहे, हम बिल्कुल हमने कोई उनसे अपील नहीं की मदद के लिए। तो अमेरिका अगर हमें आंखें दिखाए, जो वो अक्सर औकात करता रहता है, कभी कैरी लूगर बिल के हवाले से, कभी हमें जो है वो ड्रू मोर के मुतालबे करके, तो वो अगर हमें आंखें दिखाए तो हमें क्या करना चाहिए? दोबारा से कनेक्शन इशू। ताहिर जावेद साहब,
आपकी तरफ मैं आऊँगा कि ये जो सेनेट की सूरत हाल है उस पर बात करनी ज़रूरी है कि इस वक्त जो है वो रिपब्लिकन्स के पास 48 और डेमोक्रेट्स के पास 47 सीटें हैं, नेक टू नेक है ये भी। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो चुनना होता है सेनेट ने। तो यहाँ पर सूरत हाल आप किस तरफ जाती हुई देख रहे हैं और क्या मामला वहाँ पर क्या निकलेगा सूरत हाल? देखें, सेनेट के अंदर जो सिचुएशन है उसके अंदर इस वक्त तक हमारे पास 1 गेन है। पहले देखें ना, हमारा स्टार्ट इस तरह से हुआ था कि उनके पास 52 थी और हमारे पास आई बिलीव 47 थी। तो उसके बाद हमने 1 गेन, अच्छा हमारे री इलेक्शन में भी लोग थे ना, तो हमारी उसमें 1 गेन हुई है। हम मोस्ट लाइकली एक और गेन कर सकते हैं, अभी जो रिजल्ट नहीं आया। उसके बाद जॉर्जिया के अंदर एक रन ऑफ के अंदर चला गया इलेक्शन। जी 5 बाकी है ना अभी, 5 के रिजल्ट 5 बाकी है, लेकिन जो इलेक्शन हो चुके उसमें से भी एक जॉर्जिया का रन ऑफ में चला गया। जब वो रन ऑफ में गया तो उसका स्पेशल इलेक्शन होगा। स्पेशल इलेक्शन की एक हिस्ट्री है कि डेमोक्रेट से स्पेशल इलेक्शन के अंदर अक्सर वो चीजें जो वो छीन लेते हैं वो सीटें उनसे। तो वो ये सारी चीज को जब ये बैठेगा एक करवट ये चली जाएगी कहानी को मार्च के अप्रैल के एंड तक, जब वो ये जो उसके रन ऑफ के इलेक्शन हो जाएंगे। उसके बाद मैं समझता हूँ कि या तो हमारे पास 49 हो जानी चाहिए या फिर 50 भी हो सकती है। अगर 49 होती है तो देन वी विल लुक इनटू जो मिट रोमनी है, जो हमेशा वोट करते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, वो पार्टी लाइन नहीं लेते। अगर वो वोट हमें मिलता है तो वाइस प्रेसिडेंट हमारी ऊपर से कास्टिंग वोट बैठी होंगी। तो काइंड ऑफ वेरी टेक्निकली वी विल हैव द कंट्रोल ऑफ सेनेट टू, लेकिन लॉन्ग स्ट्रेच है उसके अंदर। ठीक है, लॉन्ग स्ट्रेच है। हमारे साथ ही रहिएगा ताहिर साहब। हमें ज्वाइन किया रज़ा रूमी साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, साफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रूमी साहब ये बताएं कि लोग जो हैं पाकिस्तान में भी, वहाँ पर अमेरिका में भी और ओवरऑल दुनिया में एक ही तासुर पाया जा रहा है कि बाइडन जो हैं वो प्रो मुस्लिम्स हैं या वो प्रो जो हैं वो मतलब एक ओपन किस्म की पॉलिसी है। अगर हम ट्रंप के वोट बैंक से उनका कंपैरिजन करें तो ट्रंप का जो था वो सफ़ेद फार्म ज़्यादा था और वो एक वाइट सुप्रीमेसी वाला एक माहौल उन्होंने बना दिया, मुस्लिम बैन और ये सारी चीज़ें करके। लेकिन दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कि ओबामा साहब जो थे वो भी बेसिकली तो पाकिस्तान मतलब हम देखें तो बराक हुसैन ओबामा थे ना, वो देखें अब मुसलमान दुनिया में उनका भी उनको बड़ा सराहा जा रहा था। बाकायदा लोग बराक ओबामा के लिए कैंपेनिंग कर रहे थे। फिर उनका वो ओबामा केयर और वो एक तरह से जो प्रो माइनॉरिटी एक सपोर्ट था उनका कि ब्लैक्स और ये सारे जो लटीनोज हैं और जो मैक्सिकन हैं और ये सारे लोग इनको बड़ा सपोर्ट करना है और इनको भी मेन स्ट्रीम उसमें लेके आना है। तो वो भी बड़ी, लेकिन असल में अगर हम देखें उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को कंपेयर करें ट्रंप से तो वो ज्यादा इंटरवेंशनिस्ट थे अफगानिस्तान में या पाकिस्तान में। वो ड्रोन हमलों की बात अगर हम देखें तो वो ज्यादा इंटरवेंशनिस्ट थे। तो ये तो नहीं है कि हम कहीं बाइडन को सपोर्ट कर रहे हैं अभी भी लोग वही वाला करके और बाद में पता चलेगा कि ये तो पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना किस्म की सूरत हाल हो गई कि ये तो हमारे हैं ही नहीं। जी देखें, ये बात तो आपने सही कही है। ओबामा की खारजा पॉलिसी जो थी वो बहुत फ्लॉड थी और वो बिलअमूम अमेरिका की तारीख में ऐसे ही रहा है। ट्रंप का चूंकि फॉरेन पॉलिसी पे उस तरह की नहीं थी तवज्जो और जंगो जदल का उनका नहीं था, उनका ज़्यादा फोकस अमेरिका के अंदर था, तो इसलिए ये फ़र्क दिखाई देता है। मगर यहाँ पर 2 चीज़ें हैं और इनको अलग देखना पड़ेगा। एक तो ये कि वो मुसलमान जो अमेरिका के अंदर रहते हैं 40-50 लाख से भी ज़्यादा तादाद है उनकी, मिलियंस में है, तो वो उनके साथ क्या जो है बर्ताव होगा। और जो बाहर दुनिया में अमेरिका करता है वो बेदरेग वो बम बरसाते हैं या जो भी करते हैं। वियतनाम में तो मुसलमान नहीं थे, वहां भी अमेरिका ने बहुत ज्यादा जो है जंग, कोई तकरीबन 1 तिहाई वियतनाम को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया था। तो वो उनकी खारजा पॉलिसी जो है और उनकी जो जंग की पॉलिसी है वो उसका हिस्सा थे। और 9/11 के बाद जाहिर बात है एक पूरा एक मूड था जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता मादूम हो गया है। और जो यहाँ पे रहती हैं अक़लियतें और मुसलमान वो ज्यादा महफूज महसूस करते हैं बाइडन या डेमोक्रेट्स के दौर में, क्योंकि यहाँ पर जो पिछले 2-3 साल में वाक़यात हुए हैं, मुसलमानों के खिलाफ जो अटैक्स हुए हैं, जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की गई है और जो सफ़ेद फार्म लोग नहीं हैं उससे लोग बहुत घबराते हैं। और यही वजह है कि बाइडन ने, आपने देखा है कि उनको पॉपुलर वोट जो है कहीं ज्यादा ओबामा से भी ज्यादा मिलता है। बिल्कुल
اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ کس کروٹ بیٹھتا ہے یہ اونٹ، کیونکہ جو بائیڈن ہو یا ٹرمپ ہو، پاکستان کو اپنے معاملات دیکھنے چاہیے اور پھر ان لوگوں سے اس طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے. جو بھی صدر آئے گا اس کے بعد دنیا کا کیا رخ ہوگا، اس کے بعد امریکہ کا کیا رخ ہوگا اور اس کے بعد پاکستان کے لیے کیا صورتحال ہوگی، یہ وقت بتائے گا. آپ تمام مہمانوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں.